नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद भवन में बीजेपी सांसदों को आज बजट की खास बातें बताई। उन्होंने सांसदों के सवालों के जवाब भी दिए। अब ये सांसद अपने अपने इलाकों में जाकर लोगों को बताएंगे कि ये बजट आम लोगों का बजट है। संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक के बीजेपी से जुड़े तमाम सांसद जुटे। मौका था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अपने सांसदों को बजट की खूबियों से अवगत कराने का, मन में बजट को लेकर जो भी सवाल उठे थे सबका जवाब देने का, उन मुद्दों को बताने का जिसे लेकर सांसदों को जनता के बीच जाना है। देखिए, आम जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी है। सबको एक इंक्लूसिव बजट है जिसमें सबको साथ लिया गया है। इसमें चाहे हम किसान भाइयों की बात करें, चाहे हम महिलाओं की बात करें, चाहे हम ओबीसी एससी एसटी क्लास की बात करें, चाहे हम युवाओं की बात करें, आर्टिसंस की बात करें विश्वकर्मा के माध्यम से, तो कोई भी ऐसा क्षेत्र या कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसके बारे में इस बजट के अंदर कोई ना कोई प्रावधान ना रखा। बीजेपी को यह लगता है कि बजट में आम जनता के फायदे से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जिसका जनता तक पहुंचना बहुत जरूरी है। महिलाओं, गरीब तबकों और मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ बजट में ऐलान किया गया है। बजट हमारा अच्छा है, इसलिए हम उसको लेके जा रहे हैं, इसलिए हम एग्रेसिव हैं कि हमने बजट बहुत अच्छा दिया है। जहां दुनिया में टैक्स लग रहे हैं वहाँ दुनिया में हम टैक्स पे एग्जम्पशन दे रहे हैं। जहाँ पिछले कई वर्षों से लोग कहते थे साहब लोअर मिडिल क्लास एम्प्लॉइज को कहाँ छूट मिली, वो 7 लाख का हमने छूट दे दिया। तो हमारा बजट अच्छा है, इसलिए हम एग्रेसिव हैं। देखिए, जिस बजट हमारा मनरेगा के बारे में कुछ नहीं कहा और जहाँ आंकड़े देखिए कि हमारे सबसे रिकॉर्ड नीचे वाले आंकड़े 60,000 करोड़ दे रहे हैं, पिछले साल से 33% कम। तो इस किस्म के बजट आम आदमी को क्या मदद देंगे? आप देखिए कि बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं कहा, महंगाई के बारे में कुछ नहीं कहा। इस साल करीब 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा का। ऐसे में बीजेपी को एहसास है कि अगर जनता तक वह अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाते हैं तो उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ सकती है। भाजपा अपने लोक लुभावन बजट का लाभ उठाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। सांसदों को बजट क्लास के जरिए वित्त मंत्री ने उन्हें बारीकियां समझा दी और जनता से जुड़ने का फार्मूला भी। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी का बजट शनिवार को पेश किया जाएगा। फिलहाल बीएमसी में नगर सेवक नहीं है, बीएमसी आयुक्त को ही प्रशासक नियुक्त किया गया है, इसलिए बजट भी बीएमसी आयुक्त ही पेश करेंगे। लेकिन इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों में एक राय नहीं है। शिवसेना और कांग्रेस ने नगर सेवकों के न रहते सालाना बजट के बजाय अंतरिम बजट पेश करने की मांग की है, जबकि बीजेपी ने याद दिलाया है कि शिवसेना कांग्रेस की ठाकरे सरकार ने ही बीएमसी कमिश्नर को ये सब अधिकार दिए थे, तो अब क्या हुआ? मुंबई बीएमसी के इतिहास में 40 साल बाद ऐसा मौका आया है जब बजट के समय उस पर बहस करने के लिए बीएमसी में नगर सेवक उपस्थित नहीं रहेंगे। बीएमसी कमिश्नर खुद ही बजट पेश करेंगे और उसे पास भी कर देंगे। शिवसेना कह रही है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है, इसलिए बीएमसी आयुक्त साल भर के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अंतरिम बजट पेश करें। आमचं म्हणणं असं आहे शिवसेनेचं की ज्या वेळेला मुंबई महानगरपालिकेत नगरसेवक अस्तित्वात नाहीत, जिस समय तक बीएमसी में नगर सेवक नहीं है, हमारी मांग है कि अंतरिम बजट ही पेश होना चाहिए, चाहे वो 3 महीने का हो या फिर 4 महीने का। जब भी कोई नए नगर सेवक जिस भी पार्टी के आएंगे वो उसे देखेंगे और मंजूरी दे देंगे। तर जोपर्यंत निवडणुका होत नाहीत तोपर्यंत हा अर्थसंकल्प हंगामी अर्थसंकल्प म्हणून 4 महिन्याचा 3 महिन्याचा आयुक्तांनी मांडावा। विपक्षी दल कांग्रेस ने भी शिवसेना की मांग का समर्थन किया है। एक संविधानिक प्रोसेस है। आज अगर वहां कॉर्पोरेटर नहीं है, आज वहां हाउस नहीं है, आज वहां स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, तो ये तो मनमानी होगी। जबकि बीजेपी का कहना है कि बीएमसी प्रशासक की नियुक्ति ठाकरे सरकार ने ही की थी, अब क्यों शिकायत कर रहे हैं? 7 मार्च के उस शासन निर्णय में जो अधिकार सभागृहों को है, चुने हुए नुमाइंदों को है, स्टैंडिंग कमेटी को है, अन्य कमेटीज को है, उसका भी अधिकार दिया गया कमिश्नर को दूसरी बार।
और तीसरी बात, इन सब अधिकारों के तहत पूर्ण रूप से काम करना, इसके अधिकार भी दिए गए आयुक्त को। ये तीनों चीजें राज्य सरकार ने जब दी, उस 7 मार्च को मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे जी, उनके सिग्नेचर से सब अधिकार जब आयुक्त को और प्रशासक को दिए गए, तो अब उसमें मर्यादा डालने की मांग तब आपने क्यों नहीं की थी? तो आज आपको जो मुंबई वासियों को मिलने वाला है उससे तकलीफ हो रही है क्या? मुंबई बीएमसी देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है और इसका बजट देश के तकरीबन 8 राज्यों से भी ज्यादा है। पिछली बार 45,000 करोड़ के करीब का बजट पेश किया गया था, लेकिन पता चला है कि उसका 37% ही खर्चा हो पाया है। और सवालों में खुद वर्तमान बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल हैं, क्योंकि मार्च महीने से चहल ही बीएमसी के प्रशासक हैं। बीजेपी के सहयोग से शिवसेना ने करीब 25 साल तक बीएमसी पर राज किया, लेकिन अब दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं और बीजेपी शिवसेना से बीएमसी की सत्ता छीनने पर आमादा है। शायद इसीलिए विपक्षी दल डरे हुए हैं कि राज्य में सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार प्रशासक के माध्यम से अपना चुनावी एजेंडा लागू करवा सकती है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्तियों को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट में खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को खरी खरी सुनाते हुए साफ कर दिया कि उसे सख्त कदम उठाने पर मजबूर न किया जाए। जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तेवर और भी सख्त हो चले हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र ने भरोसा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति की सिफारिश पर कुछ ही दिनों में फैसला हो जाएगा। The government said that give us some more time. We are going to notify at least the 5 Supreme Court appointments. सरकार ने कहा है कि उसे और समय दिया जाए। कोर्ट ने सरकार से कहा कि उसे दूसरे ऑर्डर्स भी इशू करने होंगे, लेकिन सरकार की दरख्वास्त पर कोर्ट ने इस केस को 13 फरवरी के लिए लिस्ट कर दिया है। But on the government's pleading, they have deferred the matter once more and listed it on the 13th of February. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर जमकर हमला बोला। कोर्ट ने कहा कि आपका रवैया हमारे लिए परेशान करने वाला है। आप हमें मजबूर ना करें कि हम कोई गंभीर फैसला ले लें। हाईकोर्ट में जजों के तबादले की हमारी सिफारिशों पर अब तक अमल नहीं हुआ। आप उसे भी लटकाए रखे हुए हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले में प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। कोर्ट ने फिलहाल 2 हफ्ते का वक्त दे दिया है। जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी गंभीर रहा है, लेकिन अब उसने सरकार को चेता दिया है कि उसे कड़े कदम उठाने पर मजबूर ना करें। अगर कोर्ट मजबूर होगी तो फिर मजबूत कदम उठाए जाएंगे। नई दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। कांग्रेस ने पंजाब के पटियाला से अपनी सांसद परनीत कौर को पार्टी से आज सस्पेंड कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपों को लेकर यह कार्रवाई की गई है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बरार की शिकायत पर कांग्रेस ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है कि क्यों न उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए। परनीत कौर पटियाला से कांग्रेस की लोकसभा की सांसद हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बरार ने NDTV से बातचीत में कहा कि परनीत कौर लगातार बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। उन्हें सुधरने का काफी मौके दिए गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पार्टी विरोधी काम बंद नहीं किए, जिसके चलते ये कार्रवाई करनी पड़ी। बहुत बार हमने कहा भी और पता भी था कांग्रेस अध्यक्षा को, सोनिया गांधी जी को और तमाम लोगों को, फिर भी मैं समझता हूं कि उन्होंने मौका दिया कि शायद कोई सुधार हो, शायद जिस तरीके का वो व्यवहार कर रही है इस तरीके का व्यवहार ना करें। लेकिन निरंतर पार्टी के खिलाफ एक्टिविटीज, गतिविधियां उनकी चलती रहती थी। शरेआम उन्होंने राजनाथ सिंह की गाड़ी पर चढ़कर प्रचार किया और आज भी बीजेपी के लिए, उल्टा संसद कांग्रेस से है लेकिन बीजेपी के लिए आज भी वो कई सारे कार्यक्रम इंटरनली पटियाला के अंदर करती हैं। बहुत बार हमसे भी सवाल किए गए और हमने कहा कि हमें लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन कई बार उन्होंने ये भी इच्छा जाहिर की कि नहीं मैं तो हिस्सा हूं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस हमारे तारिक अनवर साहब का और हमारे अध्यक्ष जी का कि जिन्होंने उनको 3 दिन का सस्पेंड करके नोटिस दिया है और फैसला लिया। और इस प्रकार के मैं समझता हूं कि फैसले लेने चाहिए और ऐसे लोग
जिन लोग समझते हैं कि हमारी तो पूरी ठेकेदारी है, हमारा तो हक है कांग्रेस पार्टी के अंदर और हमें कोई निकाल नहीं सकता अगर कोई हम ऐसी कार्रवाई करेंगे जी, तो ये अच्छा फैसला लिया और ऐसे फैसले पार्टी को निरंतर और लेने चाहिए। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल शहडोल जिले में 3 महीने की मासूम बच्ची की मौत हो गई है। प्रशासन कह रहा है कि उसे निमोनिया था, लेकिन एक झोला छाप ने इलाज के नाम पर उसके पेट को 51 बार गर्म सलाखों से दागा था। जिले में इस अंधविश्वास के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन इसका हल अभी तक नहीं मिला। 9 महीने तुमने दर्द सहा, तकलीफ सही, लेकिन मुझे अपनी कोख में रखा। मैं भी सह लेती माँ, लेकिन छोटी सी बीमारी में 51 बार दागने का दर्द मैं सह नहीं पाई। जब झटके आते थे ना माँ, मैं डर जाती थी। थक गई हूँ, दर्द लिए जा रही हूँ, विदा दे दो। शहडोल जिले के सिंहपुर कठौतिया की 3 महीने की नन्ही बच्ची रुचिता कोल को सांस लेने में दिक्कत थी। अंधविश्वास की वजह से परिजन झोला छाप के पास ले गए। उसके पास मर्ज की दवा थी, गर्म सलाखें। 51 बार उसने बच्ची को दागा। तबीयत बिगड़ी तो शहडोल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन सांसों की डोर टूट गई। उसकी माता के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने 2 बार गृह भेंट पंजी में लिखा है कि उसकी माता को समझाइश दी गई थी, क्योंकि बच्ची बीमार थी, निमोनिया था, बुखार था, कि तुम दागना मत। उसके बावजूद उस बच्ची को दागा गया। और जब अस्पताल में गए डॉक्टर और महिला बाल विकास के अधिकारी, तो मालूम पड़ा कि वो दागना की जो घटना है वो 15 दिन पूर्व की थी। और जब मेडिकल कॉलेज में पहुंचे तब उसके दाग के जो घाव थे वो पूर चुके थे। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में दागना कुप्रथा जानलेवा साबित हो रही है। सत्ता और विपक्ष दोनों में हमने पेशे से 2 डॉक्टरों से बात की। दोनों का कहना है ये खतरनाक है और ऐसी दवा देने वालों को जेल भेजना चाहिए। निश्चित तौर पर इससे मौत हो सकती है, क्योंकि जब भी बेसिकली ये बस पेन को छुपाने का एक तरीका है। और इसका सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो दागने के बाद जो इन्फेक्शन हो सकता है, जो इन्फेक्शन वो सुपरसीड कर सकता है, उसके कारण बॉडी की इम्यूनिटी और कम हो जाती है। देखिए, निमोनिया से इंड्यूस नहीं होता है, लेकिन ये बात सच है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन के बहुत चांसेस रहते हैं। हमने मेडिकल में भी देखा है, खासतौर से ट्राइबल एरियाज़ में ये प्रथा बहुत है, झाड़ फूंक, दागना, और ये बहुत दुखद है। तो इसको हम अवेयरनेस से दूर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अंधविश्वास के फेर में बच्चों को गर्म लोहे से दागा जाता है, जिसे दगना कहते हैं। कई बार इस कुप्रथा पर जनजागृति के प्रयासों का दावा होता है, लेकिन नतीजा एक और सिंहपुर कठौतिया के रूप में ही सामने आता है। दगना कुप्रथा के खिलाफ सरकार और प्रशासन खूब सारे अभियान चलाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक आदिवासी बहुल इलाकों में हो रही मौत से ये साफ हो रहा है कि आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य और जागरूकता कुछ इसी तरह खटारा अंदाज में ही आगे बढ़ रही है। शहडोल से अपने सहयोगी विनय और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।